Hi and welcome to the NumPy session. We have already covered a lot of the functionalities of the NumPy in the first session और उसमें जो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो यही कोलैब की फ़ाइल है विच मीन NumPy पाइथन जिसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द तमाम इश्यूज़ रिजॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाकर फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट पे जाने के बाद ही आपको सेशन नंबर 1 दिख जाएगा जो यहाँ पे भी दिख रहा है। तो वहाँ पर हमने बेसिक्स से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। कुछ मज़ीद एडवांस टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे कि वो क्या क्या और वो उसमें किस तरह से वर्किंग होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा जो सेशन है वो बेस करेगा सबसे पहले स्टैकिंग पे। तो स्टैकिंग क्या है, किस तरह से वर्किंग होती है, थ्योरी भी समझेंगे और साथ ही साथ उसके प्रैक्टिकल वर्क करके भी देखेंगे। तो व्हाट इज़ स्टैकिंग? तो स्टैकिंग सेवरल एरे कैन बी स्टैक टुगेदर अलॉन्ग डिफरेंट एक्सेस। स्टैक का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक किसी चीज़ को रखना, उसको हम स्टैकिंग कह रहे होते हैं, यानी तरतीब बनाना किसी चीज़ की। तो बिल्कुल इसी तरह से एरे में मौजूद मल्टीपल एलिमेंट को की भी हम स्टैकिंग करते हैं। ये स्टैकिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास वर्टिकल स्टैकिंग है, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग है, कॉलम को स्टैक किया जा सकता है और इसी तरह से डिफरेंट कॉलम को कॉन्कैटिनेट भी किया जा सकता है। तो as the name suggests, according to the definition we have already written here, to stack array along vertical axis, to stack arrays along horizontal axis, to stack one dimensional array as columns into two dimensional array which mean column stack, whereas concatenate which mean to stack array along a specified axis is passed as an argument। तो एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, छोटे से एरे के ज़रिए से उन चारों फंक्शनैलिटीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जूम कर दिया है और सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं numpy को। तो numpy एज np और उसके बाद मैंने एक एरे बनाया np.array और 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल वट आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2D क्रिएट कर रहा हूँ। कॉमा प्रेस करके मैंने एंटर किया और यहाँ पर 3, 4 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक 2D एरे एज लाइक अ मैट्रिक्स यहाँ पर परफॉर्म हो चुका है। तो मैं इसे भी पूरे एरे को लार्ज ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करूँगा एज लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल ए के अंदर एक एरे इनक्लोज हुआ। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 7, 8, ठीक है, एंड 9 एंड 5, दैट्स इट। तो 2 एरे हैं, इन दोनों के दरमियान हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्टिकल स्टैकिंग किस तरह से हो सकती है। तो फॉर यूजिंग वर्टिकल एक्सेस जस्ट प्रिंट एंड कॉल np डॉट वर्टिकल विच मीन vs stack। ठीक है, तो v स्टैकिंग मैंने लिखी और आप जब पैरामीटर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको 2 पैरामीटर देने होंगे, यानी किसको किसके साथ आप स्टैक करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने लिखा a, b और इसको आप इनक्लोज करोगे एज लाइक दिस और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहली स्टैकिंग यहाँ पर मुकम्मल की, वर्टिकल स्टैकिंग। तो मैं इसे डिस्प्ले कराता हूँ शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करके, ताकि हमें यहाँ पर बात समझ में आ जाए। ओके, वर्टिकल स्टैकिंग के अंदर वी स्टैक a, b। ओके, जाहिर सी बात है मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वेरिएबल को रिप्लेस नहीं किया था, तो मैंने a के बाद उसको b में कन्वर्ट किया। इट्स नाउ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पर हो रहा क्या है इस चीज़ को देखते हैं। देखें, जब मैंने वर्टिकल स्टैकिंग की इसकी, तो वर्टिकली मैनर पर हमारे पास फर्स्ट एरर जो एरे है 1 2 3 4 वो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 और उसके बाद 7 8 9 5 जो था वो दोनों आ गया। तो यहाँ पर वर्टिकली मैंने अपने दोनों एरे को क्या कर दिया, स्टैक कर दिया, उसकी तरतीब बना दी है। ठीक है, यानी इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों मर्ज हो चुके हैं इन वर्टिकल मैनर। इसी तरह से जिस तरह मैंने इनको स्टैक किया, मैं चाहूँ तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकता हूँ। तो मैंने इस लाइन को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और जहाँ पर v है उसको मैं एक्सचेंज करता हूँ h में, बाकी a और b वैल्यू वैसी रही और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहली वैल्यू यहाँ पर जो है वो वर्टिकल मैनर पे है, जबकि दूसरी जो है स्टैक हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है 1 2 7 8। तो आप देख रहे हो कि इस एरे का जो फर्स्ट रॉ था और इसका जो फर्स्ट रॉ था वो दोनों 1 रॉ के अंदर आ गए और सेकंड 3 4 और 9 5 सेकंड रॉ के अंदर आ चुके हैं, यानी स्टैक हो गई, उनकी एक तरतीब बन गई हॉरिजॉन्टल मैनर में। तो जिस तरह से वर्टिकल बनती है उसी तरह से हॉरिजॉन्टली भी इसको बनाया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन था वो कॉलम स्टैकिंग था। कॉलम स्टैकिंग के अंदर हमने देखा था कि टू स्टैक 1 डायमेंशनल एरे एज अ कॉलम इनटू 2
डी एरे, यानी वन डायमेंशनल एरे को एज अ कॉलम में कन्वर्ट करूँगा किस में 2D एरे में। तो लिहाजा इसके लिए मैं एक एरे बना लेता हूँ। तो एक सिंपल एरे क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से भी इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10,5, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर सेम लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और जो चीज़ें चेंजिंग आएंगी यहाँ पर वो सबसे पहले तो कॉलम की आएंगी। तो कॉलम स्टैक यहाँ पर काउंट हो गया, और अब मैं क्या करता हूँ, ए के साथ सी को हैंडल करता हूँ, ठीक है। सी यहाँ पर वन डायमेंशनल एरे, और जो ए है हमारे पास वो 2D एरे। लेट्स सी, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ कि 1 2 के साथ 1 2 3 4 आप समझें, अगर 1 2 3 4 ये वैल्यू किसकी है, वो हमारे वेरिएबल ए की है। लेकिन इसके साथ जो 5 10 था वो हमारे पास एक रॉ में था। तो उसने क्या किया, कॉलम स्टैक ने इस रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हो आप 10 और 5 यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से कॉलम स्टैकिंग होती है जो किसी वन डायमेंशनल एरे को 2D के अंदर लाकर इनक्लोज कर देती है इन टर्म ऑफ द कॉलम। तो आप देख रहे हो जो रॉ है यहाँ पर 10 5 वो कॉलम में कन्वर्ट होकर आ चुकी है। एंड एट लास्ट हमारे पास कॉनकैटिनेशन है। तो कॉनकैटिनेशन का मतलब ये है कि दो एरे को ज्वाइन कर देना। तो इसके लिए हम सिंपली अपने इसी लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और ए के साथ मैं बी को कॉनकैटिनेट डायरेक्टली कर सकता हूँ, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे कॉनकैटिनेशन विच मीन कॉनकैटिनेट। और उसके बाद आप फर्स्ट ब्रैकेट के बाद जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप एक्सेस दोगे। तो आप यहाँ देख रहे हो एक्सेस लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है 0 रॉ 0 कॉलम पर। अगर आप फर्स्ट पे लेकर आना चाहते हो कॉनकैटिनेट पे तो आप उसका एक्सेस बताओगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक्सेस 1 लिखा, और उसके बाद हमारी बॉडी क्लोज है। एग्जीक्यूट करते हैं, एंड हियर इट इज़। अब आप कॉनकैटिनेशन देखिए, यहाँ पर ये ए की वैल्यू है, मैं जूम करता हूँ, और ये बी की वैल्यू है, ठीक है ना। अब जब इनको दोनों को कॉन्कैटिनेट किया है तो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 वैसे ही आ गए 2D में, और 7 8 9 5 दोनों एरे यहाँ पर कॉन्कैटिनेट होकर आ चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया था कि जो कॉन्कैटिनेशन का तरीका है एक्चुअली वही वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्टैक भी करके दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉलम मौजूद है एक्सिस के, आप उसके मुताबिक भी चीज़ों को कॉन्कैटिनेट करके डिस्प्ले करवा सकते हो। तो अभी तक हमने सबसे पहले ये देखा हमने वर्किंग पे कि स्टैकिंग क्या है और किस तरह से ये 4 टाइप ऑफ स्टैक वर्क करते हैं। इसी तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग भी होती है। स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि किसी डेटा को स्प्लिट करना, ठीक है, डिवाइड करना। नॉर्मली स्प्लिटिंग में हमारे पास एच यानी हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग हो सकती है, वर्टिकल स्प्लिटिंग हो सकती है, और इसी तरह से एरे बेस स्प्लिटिंग हो सकती है। लिहाजा इसे परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअली स्प्लिटिंग किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास स्प्लिटिंग में NP-H स्प्लिट है, V स्प्लिट है और एरे स्प्लिट है, यानी हॉरिजॉन्टल मैनर पे, वर्टिकल मैनर पर, और उसके बाद स्प्लिट एरे अलोंग विद स्पेसिफाइड एक्सेस, जिस तरह से कॉन्कैटिनेशन हमने एक्सेस के ज़रिए से किया, ठीक है। तो मैं जूम करता हूँ और यहाँ पर हम एग्जाम्पल में एक एरे क्रिएट करते हैं सिंपल, और उसके अंदर स्प्लिटिंग करते हैं। तो मैंने एक एरे क्रिएट किया ए के नाम से, ऑलरेडी वो भी है तो वो उसमें रिप्लेस हो जाएगा। तो हमने एरे बनाया, और इस एरे के अंदर हमने सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं एज लाइक दिस, और कॉमा प्रेस करके हम एंटर करते हैं ताकि क्लियरली हम अपने 2 डायमेंशनल एरे को देख सकें। और उसके बाद हमने 9 8 7 5 4 इस तरह से कुछ वैल्यूज़ लिख दी लाइक दिस, ठीक है। तो 6 काउंट करते हैं, 3 3 6 हैं यहाँ पर, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर हम एक और वैल्यू एज लाइक दिस लिख देते हैं और उसको कर देते हैं हम 9। दैट्स इट। तो हमने एक एरे क्रिएट किया सबसे पहले, और सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली स्प्लिटिंग करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली स्प्लिटिंग करने के लिए मैंने डायरेक्टली प्रिंट के अंदर कॉल किया अपने एरे को, और इस एरे को कॉल करने से पहले मैं कॉल करूँगा np.h स्प्लिट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए, ठीक है। ए लिखने के बाद मुझे यहाँ पर क्या बताना होगा, इंडेक्सेस और सेक्शंस बताने होंगे इसके। जैसे तुम पैरामीटर में भी डिफ़ॉल्ट पे देख रहे हो कि यहाँ लिखा आ रहा है कि एच स्प्लिट का जो फंक्शन है वो इंडेक्सेस और सेक्शंस भी लेता है। तो मैंने सेक्शन यहाँ पर बता दिया, फॉर एग्जांपल 2, हम वैल्यू बाद में चेंज भी करेंगे ताकि स्प्लिटिंग अपने नीड के मुताबिक कर सकें। और उसके बाद मैं अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग किस तरह से हुई है, तो आप देख रहे हो ओरिजिनल वैल्यू ए की ये है, जिसमें हमारे पास 2 रॉज हैं, और कॉलम की अगर हम काउंट देखें तो यहाँ पर 6 कॉलम है। जब मैंने 6 कॉलम के बेस पे यहाँ पर किया तो ओरिजिनली एरे हमारा स्प्लिट होने के बाद 2 एक्सिस के बेस पर आया। किस तरह से, आप देखो 1 2 3 वैल्यू प्रिंट हुई, उसके बाद फिर इसके बाद सेकंड लाइन पे 7 8 6 ये हुई, फिर उसके बाद
594, यानी 594 की ये वैल्यू, लेकिन उससे पहले 457 भी हो चुकी है ये, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से 2/2 के फॉर्म पर इसकी स्प्लिटिंग हो गई। हम वैल्यू चेंज करते हैं और यहाँ पर इसको 3 करते हैं एंड लेट्स सी। तो अब स्प्लिटिंग कितने में हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ये रॉज में आ चुकी हैं और 2 कॉलम्स में इसकी, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मैनर पे कर रहे हैं, अभी वर्टिकल करेंगे तो वहाँ पर वो बात भी समझ में आ जाएगी कि हम कॉलम के काउंट को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग में आप देख रहे हो कि हमारा एरे जो है वो नेस्टेड फॉर्म पर फर्दर डिवाइड होता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने सेम मैनर के कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और अब मैं यहाँ पर वर्टिकली स्प्लिटिंग करना चाह रहा हूँ। तो वर्टिकली स्प्लिटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर v लिखा और अभी हम 3 पे ही देखते हैं। ओके, मैंने कोड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 देखते हैं, 2 लेवल पर, क्योंकि काउंट स्प्लिटिंग की ज़्यादा हो रही है। तो 2 पर ये ईजिली हो गया और यहाँ पर हमें समझ भी आ जाएगी कि अभी हमारे पास एरर क्या आ रहे थे। देखो डिफ़ॉल्ट तौर पर हमारे पास जो वर्टिकली मैनर है यानी रॉज हैं वो 2 हैं, ठीक है। तो अब मैंने उसको 2 में ही प्रिंट करवाया। मैं कहता हूँ भाई 1 पे कन्वर्ट हो जाए जैसे, ठीक है। आप देख रहे हो 1 मैनर पर ये इस तरह से आ गया। तो इस तरह से जिस तरह आप वर्टिकली इस चीज़ को स्प्लिट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली कर रहे थे, इसी तरह से आप वर्टिकली स्प्लिट करके भी डेटा को विजुलाइज करवा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो 2 चीज़ें अभी तक हमने देखी कि सबसे पहले स्टैकिंग क्या चीज़ है, कितने मैनर्स के हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि स्प्लिटिंग किस किस तरह से हो सकती है और वो हमने देखा। इसी तरह मैं एक और यहाँ पर कोड ऐड करवाता हूँ और यहाँ पर आकर हम जो न्यू एक्सेस प्रॉब्लम थी उसको भी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो मैं जूम करता हूँ और हम एक एरे बनाते हैं। तो मैं सेम एरे यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद उसे रिप्लेस कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये एरे काफ़ी लॉन्ग है तो हम उसको 1 डायमेंशनल में ही ले आते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग में भी वैल्यू लिख सकता हूँ एज लाइक दिस, कॉमा 2.0, कॉमा 3, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ वैल्यूज़ ऐसे लिख दी, 3.0, कॉमा एंड 4.0, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और एक और एरे क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को हम ऐड करवाते हैं। यानी मैंने 0.0 लिखा, कॉमा 1 लिख देते हैं और 1.0 एंड देन फाइनली 2.0, दैट्स इट। अब इसकी एग्जीक्यूशन जो है स्प्लिटिंग वे पे, वो हम देखते हैं कि जब मैं स्प्लिटिंग करवा रहा हूँ इसकी तो वो किस किस तरह से हो सकती है। तो अभी हमने देखा 4 वैल्यूज़ की स्प्लिटिंग हुई यहाँ पर, 2 वैल्यू की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्प्लिट। तो इन दोनों को भी मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इन दोनों के लिए भी अलग अलग इस्तेमाल करके मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल इस ए को 3 वे में मैं करवा रहा हूँ और बी को सेकंड में वर्टिकली मैं ए को करवाना चाह रहा हूँ 1 मैनर पे। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ इस ए के लिए। अच्छा, ये वेरिएबल बी करना होगा मुझे यहाँ पर, और वाज़ेह है कि ये 1 डायमेंशनल है। तो मैंने इसे इस तरह से इनक्लोज किया और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, एरे स्प्लिट डजंट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन। अच्छा, डिवीजन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसके लिए मुझे 2 डायमेंशनल इसे करना पड़ जाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग इसी वे पे होगी जब हमारे पास 2D एरे हो, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसे मर्ज करें और मर्ज करने के बाद स्प्लिटिंग करें तो वो एट लास्ट वही रिक्वायरमेंट बन जाएगी या वही क्वेश्चन बन जाएगा जो यहाँ पर ए के साथ मौजूद है, ठीक है। तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो 2 चीज़ें देखी हमने, स्प्लिटिंग और इसी तरह से स्टैकिंग क्या है। अब हम चलते हैं ब्रॉडकास्टिंग की तरफ कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है और किस तरह से वर्क करती है। ओके, अगर फर्दर आप स्प्लिट करना चाहते हो 1 डायमेंशनल एरे को तो आप सिर्फ स्प्लिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब डायमेंशन ज़्यादा नहीं होते हैं तो वो चीज़ ऐड नहीं हो सकती। और वही चीज़ के लिए मैंने अभी कैंसिल भी किया अपने सेपरेट टैग एरिया को, चंक को। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग करना तो वो बिल्कुल कर सकते हो। तो एक सिंपल कोड, यानी जिस तरह से अभी हमने ऊपर एरे यूज़ किया था 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, उसी तरह मैंने 1 डायमेंशनल ऐड किया है और अपने कोड को रिप्लेस कर दिया स्प्लिट्स पे, ठीक है ना। जो पहले हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्प्लिटिंग थी उसको सिंपल मैंने स्प्लिट पे कन्वर्ट किया हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हो। और उसके बेस पे ये सी जो हमारा एरे है वो 2 बेस पर स्प्लिट हो जाएगा, यानी 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएगा, जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और इसी तरह से फर्दर आप इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो ये 1 डायमेंशनल के लिए था, लेकिन 2 डायमेंशनल के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं बता चुका हूँ।
अब हम चलते हैं ब्रॉडकास्टिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ कि एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो ब्रॉडकास्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें थ्योरेटिकली डेफिनेशन इसकी समझ में आ जाएगी कि द टर्म ब्रॉडकास्टिंग डिस्क्राइब हाउ नमपाई ट्रीट्स एरे विद डिफरेंट शेप्स ड्यूरिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। यानी नमपाई किस तरह से एरे को ट्रीट करेगा जब आप एरे के साथ कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन क्रिएट कर रहे हो, यानी करवा रहे हो, प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स द स्मॉलर एरे इज़ ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द लार्ज एरे सो दैट दे हैव कॉम्पिटेबल शेप्स। तो जिस तरह से आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे होगे, डिवाइड कर रहे होगे, तो वो अपने आप को शेप्स में या उस पैटर्न में कन्वर्ट करेगा जिस भी शेप पर या जिस पैटर्न में तुम मल्टीप्लाई करने के बाद या प्लस करने के बाद उसे ला रहे होगे। तो इसे मज़ीद आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया NP यूज़ करते हुए, और यहाँ पर जो हम एरे यूज़ करते हैं कुछ फ्लोट नंबर पे करते हैं एज लाइक दिस। तो 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है, एक सिंपल एरे हमने ये बनाया। और सबसे पहले हम कहते हैं कि b की एक वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2.0, और इससे मैं मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करवाता हूँ। तो मैंने कहा a मल्टीप्लाई बाय b। तो b की ये इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी, इस एरे के हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, और इस तरह से ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जब इस पर क्रिएट अप्लाई होगा तो ये अपने आप को क्या करेगा, शेप्स में कन्वर्ट करेगा, डिफरेंट शेप्स में। जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू के मुताबिक अपने आप को शेप में कन्वर्ट कर लेगा। दैट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो अब मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करूँ तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसने क्या किया, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई किया, सबको तमाम वैल्यू को 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी वैल्यू इस तरह से आ गई। इसी तरह मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सी की डिफरेंट वैल्यूज़ देखकर डिफरेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम वैल्यू से भी। यानी अगर मैं जिस तरह से मैंने मल्टीप्लाई किया है, मैं अब क्या करता हूँ, एक और लिस्ट या एक एरे बनाता हूँ सी के नाम से, और मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख दी 2, 3, इस तरह से, ठीक है ना। तो 0 भी लगा देते हैं हम एज लाइक, क्योंकि सारे ही फ्लोट हैं, ठीक है। और उसके बाद अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मैंने लिखा यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय c, क्योंकि c मैंने एक थर्ड एरे जनरेट किया इन टर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब क्या हुआ, अगर आप बगौर देखो तो ये 2, ठीक है ना, ये जो c की वैल्यू है 3, और ये हमारे ओरिजिनल एरे की वैल्यू है। इस बेस पर अगर आप इस चीज़ को देखो तो इसने क्या किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 3 2 6 विच मीन, एंड 2 1 2 हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यूज़ इंडिविजुअली तीनों से मल्टीप्लाई हो रही है, सारी रिपीट्स नहीं हो रही। और जब मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू की थी तो वो इंडिविजुअल ने तमाम वैल्यू का मल्टीप्लाई किया आपस में। तो आप देख रहे हो कि शेप्स किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं अपने आप को। यानी मैं तमाम वैल्यू को एक साथ भी मल्टीप्लाई करा सकता हूँ और एक इक्वल क्वांटिटी में वैल्यू देकर उसी से भी मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करवा सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पर करके दिखाया। बिल्कुल इसी तरह से हम एक और एरे क्रिएट करते हैं और कुछ उसके रैंक डिस्प्ले कराते हैं। यानी मैं किस तरह से एरे को रॉज एंड कॉलम के बेस पर प्लस करके डिस्प्ले करवा सकता हूँ, इस चीज़ को देखते हैं। तो मैंने इस एरे को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट किया, और इसी तरह से मैं एक और एरे बनाता हूँ, इसी को पेस्ट किया हमने, इसका नाम दे दिया यहाँ पर b, और b देने के बाद यहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी कुछ और वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मैंने तो इसकी डायमेंशन चेंज की, एक ही डायमेंशन पर रहते हुए काउंट चेंज किया, और यहाँ पर वैल्यू दे दी हमने 0 1 एंड 2। दैट्स इट, 2 एरे हो गए हमारे पास। अब मैं इनको एक ख़ास पैटर्न पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ए की जो ए हमारा एरे है उसमें तमाम रॉज होंगे, लेकिन कॉलम जो होगा np.new एक्सिस के फॉर्म पर होगा। तो मैंने लिखा न्यू एक्सिस, ठीक है। न्यू एक्सिस क्या होगा, तो मैंने कहा न्यू एक्सिस में तमाम वैल्यू b की ऐड हो जाएगी एज लाइक दिस, और इसके बेस पर एग्जीक्यूट करता हूँ और हम देखते हैं कि अब जो हमारी वैल्यू आ रही है वो किस फॉर्म पर आ रही है। देखो 1 2 3 ये तमाम वैल्यू डिस्प्ले हुई, फिर उसके बाद क्या आया 2 3 एंड 4, तो ये वाली तमाम वैल्यू आ गई 2 3 एंड 4। फिर उसके बाद आया 3 4 एंड 5, तो ये देख रहे हो 3 4 और न्यू एक्सिस ऐड होने की वजह से उसमें वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है, तो वो चीज़ 5 हो गई। और उसके बाद लिखा आ रहा है 4 5 6, तो यहाँ पर 4 न्यू वैल्यू ऐड हुई, 5 हुई, और फिर न्यू वैल्यू ऐड हुई, वो 6 हो गई। तो न्यू एक्सिस ऐड करने की वजह से ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर बन रही हैं ऐड होने के बाद, वो इस फॉर्म पर प्लॉट होकर यहाँ पर दिख रही हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए से, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन पे देखा था कि ना सिर्फ आप उसके कांस्टेंट
पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो बेस करती है, बल्कि साथ ही साथ जब भी आप उसमें न्यूमेरिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन चेंज करोगे या अप्लाई करोगे तो वो अपने शेप को भी डिफरेंट पैटर्न में क्या कर रहा होगा, ट्रीट कर रहा होगा। और वो यहाँ पर हमने इस फॉर्मेट पे पैटर्न को चेंज करते हुए यहाँ पर देखा। बिल्कुल इसी तरह से नीचे एक और प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें आप एरे देख रहे हो और 2 डायमेंशनल एरे पे यह मौजूद है और इन टर्म ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर विजुलाइज हुआ है। ये इसी एग्जांपल को यहाँ पर लॉन्ग वे पे इस्तेमाल किया गया है और मैं डायरेक्टली ए को भी प्रिंट करवा सकता हूँ, बी को, और दोनों को ऐड करके भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, हम प्लस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वट ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। मैंने उसको एग्जीक्यूट किया और ए बी और इसी तरह से ये रही ए, ये रही बी और ये पूरी सी की वैल्यू, आई मीन ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। दैट्स इट। उसके बाद वर्किंग विद टाइम, टाइम या डेट टाइम के साथ हम नमपाई पे किस तरह से काम करते हैं और ये किस तरह से होगा, उसमें किस तरह के फॉर्मेट्स आते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक टुडे डेट लिखी गई है, ठीक है ना। तो मैं इस फॉर्मेट को चेंज करके आज की डेट लिख देता हूँ। तो मैंने कहा 15/12/2020, ठीक है ना। np.datetime64, तो डेट टाइम एक मेथड है, 64 बाइट फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद आप देख रहे हो डेट इज़ टुडे, यहाँ पर मैंने टुडे डेट को कॉल किया और उसके बाद एयर कॉल करने के लिए मैं अपने वेरिएबल से फॉर्मेट वाई ले रहा हूँ, यानी एयर को डिस्प्ले करो। लेट्स सी, मैंने उसे एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद वो डेट जो मैंने अपने एनपी डेट टाइम पर फीड करवाई थी वो आई और एयर यहाँ से फैच होने के बाद आ गया। ये सिंपल तरीका है कि अगर मैं नमपाई को डेट एंड टाइम के लिए हैंडल कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से करूँगा। इसी तरह से डेट इन मंथ्स, अगर मैं एक एरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसमें मंथ्स आएँ, डेट आएँ या ईयर आएँ, वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल डेट्स लिया और एनपी एरे ए रेंज के ज़रिए से हमने क्रिएट किया, यानी मैं एक रेंज डिफाइन कर रहा हूँ। उस रेंज में 2 वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी गई हैं, आप एयर चेंज कर सकते हो और उसके बाद डेटा टाइप्स यहाँ पे बताई गई हैं, डेट टाइम। फिर मैंने यहाँ पर 2017 की डेट्स प्रिंट की और उसके बाद टोटल आई मीन डेज इन फरवरी कितने हैं, तो टुडे इन डेट्स में लिख दिया मैंने। तो इस बेस पर अगर हम देखें कि इनकी वैल्यूज़ किस तरह से डिस्प्ले हो रही है, तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और अब आप देखो तो सबसे पहले तो डेट ऑफ फरवरी, ये जो डेट्स वेरिएबल था इसमें रेंज मौजूद है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रिंट कर दिया भाई कि 2017 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, डेट्स में। लेकिन टुडे इस फरवरी के अंदर जहाँ पर आप देख रहे हो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉल्स कर रहा है क्योंकि फरवरी आज नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरी इसने डेट्स की रेंज डिफाइन कर दी क्योंकि रेंज के अंदर बताया गया कि 3rd से लेकर 2nd से 3rd के दरमियान की जो डेट्स है वो सारी आए, तो पूरा मंथ यहाँ पर 2nd का आ चुका है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम डेट्स की वैल्यू किस तरह से सेव करेंगे, उसमें एयर कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, फिर ए रेंज के ज़रिए से हम डेट के दरमियान जो गैप होते हैं वैल्यूज़ में, जिस तरह से गैप्स हैं डेट में, उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसी तरह से मैं डेट्स पे भी कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सिंपल डेट लिखी है रैंडमली और उसको मैं माइनस कर रहा हूँ इस डेट से। तो इसका मतलब है कि डेज़, मंथ एंड ईयर 3 फॉर्मेट में चीज़ें क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो जब वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उसके बाद नंबर ऑफ़ डेज़, ये जो ड्यूरेशन है, यानी 2017 से जब 16 की ये डेट्स एंड मंथ एंड डेज़ सब्ट्रैक्ट किए गए तो वो ड्यूरेशन आएगा और उसके बाद उस ड्यूरेशन की वीक्स का काउंट यहाँ पर हमें पता चलेगा। लेट्स सी, तो 1 ईयर हमारे पास ऑलमोस्ट डेट पे है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो सबसे पहले 1 ईयर का डिस्टेंस है 2016 to 17, तो यहाँ पर 365 डेज़ आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हम एक डे कम करेंगे 64 के लिए या बढ़ाने के लिए एक ज़्यादा करेंगे तो एक्यूरेट यहाँ पर डिस्टेंस है, तो 365 आ रहे हैं और एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई कितने आसानी के साथ। तो जो आप लॉजिक लगाते या लूपिंग करते कि एक लेयर डेज़ में कितने मिनट्स हैं या एक ईयर में कितने डेज़ हैं, उसके बाद फिर एक फार्मूला लगता, लॉजिक बनती और उसके बाद आपको डिस्टेंस का समझ में आता कि क्या ड्यूरेशन है। सिंपल एनपी के ज़रिए से हमने ये काम कर लिया कि 2 ईयर्स की डिस्टेंस हमें वीक पे भी मिल गया और डेज़ पे भी मिल गए। बिल्कुल इसी तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं डिफरेंट डेज़ को, जिस तरह से मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है कि डिफरेंट डेट्स हैं। 3 डेट्स को लिया मैंने टाइप पर और यहाँ पर np डॉट सॉर्ट कर लिया, जिस तरह प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा था कि बेसिक सॉर्टिंग किस तरह से हो सकती है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो इस बेस पर अगर आप अपने कोड को देखें तो एक सिंपल वे पे ये सॉर्टिंग हुई और 16 पहले आ गई, फिर 17 आई और फिर 19 आ रही है, विच मीन असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने यहाँ पर सॉर्ट करके देख लिया। तो इस सेशन पे ओवरऑल हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि सबसे पहले हमने ये देखा कि स्प्लिटिंग
या स्टैकिंग क्या चीज़ है, किस किस तरह से है। फिर हमने स्प्लिटिंग देखी। स्प्लिटिंग के बाद हमने 2 डायमेंशन के 1 डायमेंशन में भी देखा कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वहाँ पे नहीं हो सकता, वहाँ सिंपल स्प्लिटिंग होती है। फिर ब्रॉडकास्टिंग पे हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने से किस तरह से शेप्स चेंज होते हैं। और एट लास्ट हमने डेट टाइम पे कुछ वर्किंग करके देखी कि डेट टाइम में डिस्टेंस पैटर्न्स को किस तरह से इस्तेमाल किए कर हम 2 डेट्स में से वीक और इसी तरह से एयर एंड इंक्लूडिंग वीक मालूम कर सकते हैं। और सिमिलरली हम उसकी रेंज लूप पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ए रेंज का इस्तेमाल करते हुए हमने तमाम डेज को यहाँ पर इन टर्म ऑफ द डेट डिस्प्ले कराया एंड एट लास्ट हमने सॉर्टिंग करके भी देखी।